मंच पर तो बोल लेता हूँ, वैसे निजी जीवन में बहुत ही संकोची व्यक्ति हूँ, बहुत ही अंतर्मुखी हूँ। और मुझे कोई खींच के बाहर ना लाए तो मैं एक एक महीना अपने रूम में बैठ के पढ़ता रहता हूँ। मुझे लगता है कि एकांत में जो सुख है वो सुख मुझे मिलता नहीं बाहर। तो मैं पार्टियों में जाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। किसी का जन्मदिन, किसी की शादी में मुझे बुलावा है तो मैं तुरंत सोचता हूँ कि क्या बहाना लगाऊं कि ना जाना पड़े मुझे। तो मैं ऐसा हूँ, दरअसल हूँ, मेरा स्वभाव है। और मेरी टीम को ये पता है कि जब भी कोई इनविटेशन आए, आमंत्रण आए तो कैसे मना करना है। उनको पूरी उसकी विधि पता है मना करने की, कि किसी का अपमान भूल के भी ना हो, पूरे सम्मान के साथ, विनम्रता के साथ कैसे मना करना है। तो वो विधि हमने बना रखी है। तो 1 साल पहले एक फोन आया हमारे साथी के पास और उन्होंने मुझे कहा कि गंगाराम अस्पताल के एक बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, वो मिलना चाह रहे, डॉक्टर सुरेश सिंघवी। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि जैसे ही मुझे पता लगा गंगाराम के वरिष्ठ डॉक्टर हैं तो मेरे मन में एक लालच का भाव पैदा हुआ। मुझे लगा अब मेरी उम्र 50, अब मैं 51 का हूँ, तब 50 का था। मुझे लगा कुछ साल के बाद जरूरत पड़ेगी गंगाराम की मुझे। तो अगर गंगाराम में एक आध सीनियर डॉक्टर से परिचय हो जाएगा तो ठीक ही रहेगा। जब नौबत आएगी तो सीधे एंट्री मिल जाएगी, एडमिशन सीधे मिल जाएगा। तो मैंने कहा ऐसा है तो मिल लेते हैं। तो मुझे लगा कि मैं जाके मिलूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब इतने विनम्र रहे कि वो मिलने आए मुझसे। तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, मेरे मन में एक ही लालच था कि वो आएंगे और मैं इतनी नेटवर्किंग कर लूंगा कि बुढ़ापे में दिक्कत आए तो मेरा इलाज ठीक से हो जाए। बाकी जरूरतें मुझे पड़ती नहीं है, एक ही जरूरत लगती है, कभी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी तो रास्ता निकल जाएगा। खैर वो आए और जो मैंने सोचा था चीज उससे एकदम अलग थी। आधे घंटे की बातचीत में वो प्रसंग खत्म ही हो गया कि मेरी जरूरत क्या है। जब उन्होंने बताया इस पूरे कार्यक्रम के बारे में, बताया कि सरदार पटेल जिस आश्रम में सरदार बने थे उस आश्रम में एक संगोष्ठी होने वाली है, उससे मुरारी बापू रहने वाले हैं। और जब सारा वर्णन किया, निरंजना जी का बताया कि कैसे उनके पिता जुड़े थे पटेल जी से, वो खुद भी बचपन में जुड़ी रही, तो मेरे मन में लालच बहुत बढ़ गया। अब वो लालच खत्म हो गया डॉक्टर वाला, अब दूसरा लालच बढ़ गया। क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा सुख मिलता है ऐसे स्थानों पर जाकर जहां कोई महान व्यक्ति अपना समय गुजार के गया हो। जैसे मैं आज से कुछ साल पहले करमसद गया था, जहां सरदार पटेल का जन्म हुआ था। उस घर में 1-2 घंटे रहा, छत से लेकर जमीन तक सारा एक एक कमरा देखा। वहां पर साबरमती आश्रम भी गया था, दांडी भी गया था, गुजरात आया तो लोथल भी गया, सब जगह गया। बारडोली मुझसे छूट गया था, शायद नियति थी, जानबूझ के छुड़वाया होगा नियति ने। तो जब मुझे पता लगा कि बारडोली के आश्रम में जाके वहीं उसी घर में रहने का मौका मिलेगा या बैठने का मौका मिलेगा जहां सरदार पटेल रहते थे, जहां महात्मा गांधी भी आते थे, तो मुझे लगा इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। बोलना तो ठीक है, मैं अध्यापक हूँ, बोल ही देता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन इससे मेरा लाभ ज्यादा है, आपका लाभ कम है। और जब से आज मैं सुबह से आया हूँ, मैं कल रात को सूरत आ गया था, आज सुबह यहाँ आया, और जब से आया हूँ तो वो मेरा भाव बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बड़े शहरों की चकाचौंध में हम लोग बहुत कुछ छोड़ देते हैं, जो ऐसी जगह पे आके समझ में आता है कि जीवन का असली मतलब क्या होता है। तो पश्चिम में एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुए थे, मुझे सुरेश जी ने कहा कि 1.5 घंटा मुझे बोलना है, तो मैं बड़ा फुर्सत के मूड में हूँ। अगर आप लोग लगे कि कम बोलना है तो अब इशारा कर दीजिएगा, मैं चुप हो जाऊंगा बीच में ही, नहीं तो मैं तो ज्यादा बोलने का अभ्यस्त हूँ ही, कम बोलना मुश्किल लगता है मुझे। तो आज जब मैं आया तो यहाँ मुझे सरदार पटेल पर बोलना है, मैं उन पर आऊंगा थोड़ी देर के बाद। पहले मैं आज का अनुभव डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही कार आश्रम के अंदर घुसी तो जिसको बोलते हैं आजकल मनोविज्ञान के बच्चे की वाइब्स आती है, जो
जेनजी है, आज की जनरेशन है, उसकी भाषा में वाइब्स आती है। हमारी भाषा में एक वातावरण होता है हर जगह का, उस वातावरण का अपना मूल्य होता है। और वातावरण ऐसे नहीं बनता, बहुत सारे अच्छे लोग जब एक साथ रहेंगे तो वहां माहौल बनता है। उसको हम वातावरण कहें, वाइब्स कहें, वाइब्रेशंस कहें, जो भी कहें, वो हर किसी को समझ में आता है। तो जैसे ही मैं उस स्कूल के अंदर घुसा, मुझे लगा कि ये कुछ तो अलग है। पहले मुझे लगा कि क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूं और दिल्ली में दीपावली के 1-2 महीने बाद तक जो मौसम रहता है, आपको पता है कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा वहां पर होता है, सांस लेना अपने आप में एक चैलेंज होता है वहां पर। तो मुझे लगा शायद यहाँ हवा साफ सुथरी है, और क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूँ इसलिए मुझे बहुत ज्यादा अंतर महसूस हो रहा है। और मामला सिर्फ बाहर की हवा का नहीं, अंदर की हवा का भी है। और दिल्ली में जो लोग हैं उनके बाहर के साथ साथ अंदर की हवा भी खराब हो जाती है। एक शायर ने दिल्ली के बारे में बड़ा अच्छा लिखा है, जो मैं हर दीपावली के बाद अपने घर में सुनाता रहता हूँ सबको। चेहरे पे सारे शहर के गर्द और मलाल है। गर्द का मतलब है धूल, मिट्टी, और मलाल मतलब दुख, पीड़ा, वेदना, बेचैनी, परेशानी। तो चेहरे पे सारे शहर के गर्द और मलाल है, दुख है और धूल मिट्टी है। इतना सुंदर कहा। चेहरे पे सारे शहर के गर्दो मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। आरिफ आप ही हैं? नहीं। शहर के गर्दो मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। तो पूरी की पूरी दिल्ली, ये गर्द जो है, धूल मिट्टी, तो दीपावली के बाद 2 महीने होती है, लेकिन जो अंदर की धूल मिट्टी है साल भर रहती है। और मैं थोड़ा पढ़ लिख गया हूँ, ज्ञान की बातें कर लेता हूँ, लेकिन धूल मिट्टी तो मेरे अंदर भी उतनी ही है जितनी बाकी लोगों में होती है। यहाँ के एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। उन बच्चों के चेहरे पर जो भाव थे, फिर मैंने स्कूल देखा ध्यान से। मैं इतने साल से, 26 साल से काम कर रहा हूँ, भारत सरकार में काम किया, अपनी एक कंपनी चलाता हूँ जिसमें करीब 2-2.25 लोग काम करते हैं मेरे साथ में। और अचानक मैंने एक ऑफिस देखा स्कूल का, जिस ऑफिस में प्रिंसिपल से लेकर क्लर्क तक सब एक ही कमरे में बैठते हैं, कोई हिरार्की ही नहीं है। और मुझे लगा कि मेरी सारी किताबें जो हिरार्की सिस्टम से प्रशासन कैसे चलता है, वो अचानक बेकार साबित हुई। बिना सोपान क्रम के कोई व्यवस्था चल सकती है, हम तो नहीं सोचते थे, पर यहाँ चल रही है। फिर मैंने देखा कि स्कूल के बच्चे, उन सब की एक अलमारी है, उसी में उनको अपना सामान रखना है, किताबें रखनी है, कपड़े रखने हैं, सबने बड़ा सहेज के रखे हुए हैं। मुझे अपने बच्चे याद आए, कमरा तो उनके पास भी है, पर इतना साफ तो कभी नहीं होता जब तक कोई थर्ड पार्टी आके साफ ना करे उसको। या तो मम्मी साफ करे, पापा साफ करे, या कोई और साफ करे। रहे बर्तन भी खुद धो रहे हैं, पैदा नहीं होता है। बर्तन धोने का तो मसला ही नहीं है उनके सामने। उनसे तो आप ये भी कहें कि एक गिलास पानी लाके, तो 10वीं का एग्जाम बीच में आ जाता है। तो ये बच्चे 10वीं का एग्जाम भी दे रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं। स्वावलंबन जो महात्मा गांधी कहा करते थे, उसका जीता जागता उदाहरण। और उसके बाद बच्चों के चेहरे पर ऐसा सुकून है, जो सुकून दिल्ली के वीडियो गेम खेलते बच्चों के चेहरे पर कभी नहीं दिखता है। तो मुझे कभी कभी क्या होता है, मैं जिक्र कर रहा था कि पश्चिमी दार्शनिक हुआ हाइडेगर नाम के, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही, जर्मनी की बात है, जब जर्मनी विश्व युद्धों की दुनिया में आ गया था, उस समय की बात है। उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि हम लोग जिंदगी जीते रहते हैं, किसी से लड़ते हैं, किसी से प्यार करते हैं, फिर झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, सफल होते हैं, किसी को हराते हैं, किसी से हारते हैं,
हारते हैं तो नफरत पाल लेते हैं, हराते हैं तो ये भाव मन में आता है कि मैंने हरा दिया, मैं विजेता हूं। इसी सब तिकड़म भरे अनुभवों को हम मिला के एक शब्द बोलते हैं जिंदगी, लाइफ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जिंदगी में कि अचानक कोई इंसिडेंट होता है। वो इंसिडेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं और मेरा दोस्त सड़क पे जा रहे हैं, अचानक एक ट्रक की कार ब्रेक फेल हुई, उसे टक्कर मारी और मेरे साथ जो मेरा दोस्त था उसकी मौत हो गई और मैं बच गया। अब जो मुझे एहसास होगा, उस एहसास का मतलब है नथिंगनेस, शून्यता। उस मोमेंट में, उस क्षण में ये लगता है कि क्या है जिंदगी में ऐसा, और मैं जो इकट्ठा करने में लगा हूं, मैं जो ताकत के पीछे भाग रहा हूं, मैं जिस 8 साल बाद की प्रमोशन के लिए अभी से रात दिन जुटा हुआ हूं, ये सब तो 1 सेकंड का खत्म होने का वाला खेल है। जिस जिंदगी का 1 सेकंड बाद का अता पता नहीं है, भरोसा नहीं है, कल सुबह में उठूंगा भी या नहीं ये भी नहीं पता है, और मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूं जो 10 साल बाद मैं ये बन जाऊंगा, 18 साल बाद मेरी प्रमोशन ये होगी, मैं सेक्रेटरी बन जाऊंगा या मैं हाई कोर्ट के जज बन जाऊंगा। इस अनुभव में जो लोग थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, वो इस अनुभव को झेल नहीं पाते, और उनके लिए इसी बिंदु पर टर्निंग पॉइंट आता है और वो जीवन का रास्ता मोड़ लेते हैं कि जब जीवन में कुछ भरोसा नहीं तो मैं इन निरर्थक चीजों के पीछे क्यों भागता रहूं? क्यों ना मैं किसी ऐसी सार्थक चीज की तलाश करूं जो अंततः मुझे सुकून देती हो। और हम जीवन क्यों जीते हैं? मैं दर्शन विषय का विद्यार्थी हूं, पढ़ाता भी हूं। भारत के, दुनिया के सब दार्शनिकों को पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में मैंने पाया कि अंततः सभी के मन में एक ही बात है, अलग अलग शब्दों से कहते हैं, और वो ये है कि जीवन का अंत इसी बात पे है कि मुझे सुकून मिले, मुझे आनंद मिले, मुझे सुख मिले। और सारे भौतिक सुखों के बाद, देश की राजधानी की सारी ताकत को देखने समझने के बाद, अगर उससे ज्यादा सुकून बारडोली के आश्रम में है, तो इसका मतलब है कि जीवन का सही अर्थ तो यहाँ आके खुलेगा, वहां तो नहीं खुलेगा। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ सिंघवी साहब का, डॉक्टर साहब का, कहाँ गए डॉक्टर साहब? हाँ, डॉक्टर साहब आपका बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने, अब मैं आपसे कोई काम नहीं बोलूंगा कि मुझे इलाज करवा दीजिए, वो मैं कभी नहीं बोलूंगा। वो तो मेरा शुरुआती लालच था जो मैंने आपको बताया भी नहीं अब तक, और मन में था। और मुझे लगता है कि सच बोल देने से मुक्ति रहती है, झूठ बोलने में बड़ी दिक्कतें हैं, सच बोल देने से आगे मुक्त रहता है। तो मेरा शुरुआती आपसे जो संवाद था वो लालच की बदौलत था, अब तो हम अच्छे दोस्त हो गए। जानकारी सही लगे तो लाइक और तो सब्सक्राइब मैं जरूर। कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतने सुंदर संसार के बीच में आने का मौका दिया। मैंने जब स्कूल